गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक प्रेरणादायक साखी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की ये साखी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं आज की साखी। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक बहुत ही ज्ञानी पंडित था। वो पंडित अपने एक बचपन के घनिष्ठ मित्र से मिलने के लिए किसी दूसरे गांव में जा रहा था। पंडित जी का मित्र बचपन से ही एक पैर से अपाहिज था और वो बोल भी नहीं सकता था। पंडित जी के मित्र का गांव काफ़ी दूर था और रास्ते में कई छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे। पंडित जी अपनी धुन में ही चले जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिल गया जो दिखने में बड़ा ही हष्ट पुष्ट था। वो व्यक्ति भी पंडित जी के साथ चलने लगा। पंडित जी ने सोचा, चलो अच्छा हो गया, साथ साथ चलने से रास्ता भी जल्दी कट जाएगा। जब पंडित जी ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम काल बताया। अब पंडित जी को ये नाम बड़ा अजीब लगा, लेकिन पंडित जी ने उस व्यक्ति से नाम के विषय में कुछ और पूछना ठीक नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे आगे चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। काल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। पंडित जी ने कहा ठीक है, और पंडित जी अपनी धुन में चलते रहे। तभी एक बैल ने एक व्यक्ति को मार दिया, और जैसे ही बैल ने उस व्यक्ति को मारा तुरंत ही काल वापस पंडित के पास पहुँच गया। चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुँचे जहाँ एक छोटा सा मंदिर था। अब मंदिर में ठहरने की व्यवस्था ठीक लग रही थी। अब चूंकि पंडित जी के मित्र का गांव अभी काफ़ी दूर था, रात भी होने वाली थी, सो पंडित जी ने कहा, रात होने वाली है, हम पूरा दिन चले हैं, थकावट भी बहुत हो गई है, इसीलिए आज की रात हम इसी मंदिर में रुक जाते हैं। भूख भी लगी है, भोजन भी कर लेते हैं और थोड़ा विश्राम करके सुबह फिर से प्रस्थान करेंगे। काल ने जवाब दिया, ठीक है पंडित जी, लेकिन मुझे इस गांव में किसी को कुछ सामान देना है, मैं देकर आता हूँ, तब तक तुम भोजन कर लो, मैं बाद में खा लूँगा। इतना कहकर काल वहाँ से चला गया। लेकिन काल के जाते ही कुछ देर के बाद उस गांव से धुआं उठने लगा और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई। पंडित को बड़ी हैरानी हुई। पंडित जी ने मन ही मन सोचा, जहाँ भी ये काल जाता है वहाँ किसी न किसी तरह की हानि क्यों हो जाती है, ज़रूर कुछ बात तो है। लेकिन पंडित जी ने काल से रात में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह वो दोनों फिर से आगे चलना शुरू हो गए। कुछ देर के बाद एक और गांव आया और काल ने फिर से पंडित से कहा, पंडित जी आप आगे चलें, मुझे इस गांव में कुछ काम है, इसीलिए मैं आपसे आगे जाकर मिलता हूँ। इतना कहकर काल जाने लगा, लेकिन इस बार पंडित जी आगे नहीं बढ़े, बल्कि खड़े होकर वो काल को देखते रहे कि वो कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी पंडित जी को उस गांव से लोगों की आवाज़ें सुनाई दी कि एक व्यक्ति को सांप ने डस लिया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय काल फिर से पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित जी से सहन नहीं हुआ। उन्होंने काल से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में भी जाते हो वहाँ कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर ऐसा क्यों होता है? काल ने जवाब दिया, पंडित जी आप तो मुझे ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए तो मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग हमेशा अच्छा होता है। लेकिन क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूँ? पंडित ने कहा, मैं समझ तो चुका हूँ, लेकिन मुझे कुछ शक है, इसीलिए अगर आप ही अपना परिचय दे दें तो मेरे लिए बहुत आसानी होगी। काल ने जवाब दिया, मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित जी को पहले से ही इसी बात की शंका थी,
फिर भी काल के मुंह से ये बात सुनकर पंडित जी थोड़ा घबरा गए, लेकिन फिर पंडित ने हिम्मत करके पूछा, अगर ऐसी ही बात है और तुम सचमुच ही यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है। यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। ये बात सुनकर पंडित जी हैरान हो गए और बड़े ही पशोपेश में वो पड़ गए कि अगर वास्तव में ये काल एक यमदूत हुआ और उसकी बात अगर सही निकली तो मेरी वजह से मेरे बचपन के मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए बेहतर तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। तभी काल ने पंडित से कहा, तुम जो सोच रहे हो वो भी मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने के विचार से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वो अगले ही कुछ पलों में होने वाली है। काल के मुंह से ये बात सुनते ही पंडित जी को झटका लगा, क्योंकि काल ने उनके मन की बात जान ली थी, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं थी। फलस्वरूप पंडित को विश्वास हो गया कि काल सचमुच यमदूत है। इसीलिए पंडित जी अपनी मृत्यु का कारण ना बने, इसीलिए वो पीछे मुड़े और वो अपने गांव की तरफ लौटने लगे। लेकिन जैसे ही पंडित जी पीछे मुड़े, सामने से उन्हें उनका मित्र उन्हीं की ओर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया, जो कि पंडित जी को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न लग रहा था। अब अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे उनका मित्र काफ़ी समय से उनके पीछे ही आ रहा था। लेकिन क्योंकि पंडित जी का वो मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था, इसीलिए ना तो वो पंडित तक पहुंच पा रहा था और ना ही उन्हें आवाज़ देकर रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही पंडित जी का मित्र उनके पास पहुंचा, अचानक ना जाने क्या हुआ, पंडित जी के मित्र की मृत्यु हो गई। अब पंडित जी हैरानी भरी नज़रों से काल की ओर देखने लगे, जैसे वो पूछना चाह रहे हो कि आखिर मेरे मित्र को क्या हुआ। काल पंडित के मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे आ रहा था, लेकिन तुम समझ ही सकते हो कि वो अपाहिज और गूंगा होने की वजह से तुम तक पहुंच ही नहीं सका। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी शक्ति नहीं होती शरीर में, इसीलिए हृदयघात की वजह से तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई और उसकी वजह हो तुम, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए, तुम तक पहुंचने के लिए ही अपनी सीमाओं को लांघते हुए वो तुम्हारे पीछे भाग रहा था। अब तो पंडित को विश्वास हो गया कि काल सचमुच ही यमदूत है और जीवों के प्राण हरण करना ही उसका काम है। अब चूंकि पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था और जानता था कि मृत्यु पर तो किसी का कोई बस ही नहीं चल सकता, क्योंकि सभी को एक ना एक दिन तो मरना ही है, इसीलिए पंडित जी ने जल्दी से अपने आप को संभाला। अचानक से उनके मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की उत्सुकता पैदा हो गई। इसीलिए पंडित जी ने काल से पूछा, अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? काल ने जवाब दिया, पंडित जी, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर पल चलता रहता हूँ। केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने या उसे देखने समझने का समय ही नहीं है। पंडित ने आगे पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? काल ने कहा, पंडित जी, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए ये जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर परेशान ही हो जाता है। लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो और अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से तुमने स्वीकार कर लिया, उसे देखकर तो मुझे लगता है तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी व्यथित नहीं होंगे। इसीलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज से ठीक 6 महीने के बाद आज ही के दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, लेकिन वो होगी किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से।
हैरानी की बात तो ये है कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार करोगे। इतना कहकर काल जाने लगा, क्योंकि अब काल के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण ही नहीं था। पंडित जी ने अपने मित्र का क्रियाकर्म किया, फिर पंडित जी अपने गांव लौट आए। लेकिन साथ संगत जी, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कैसा भी हो, अपनी मृत्यु के बारे में अगर उसे पता लग जाए तो कुछ तो वो व्यथित हो ही जाता है, और उस मृत्यु से बचने के लिए वो कुछ ना कुछ उपाय भी करता है। वैसा ही पंडित जी ने भी किया। चूंकि पंडित जी बहुत विद्वान थे, इसीलिए उनकी ख्याति अपने राज्य के राजा तक थी। पंडित जी ने सोचा, राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री होते हैं और वो उसकी इस मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई हल तो निकाल ही देंगे। इसीलिए पंडित जी राजा के दरबार में पहुंच गए और उन्हें सारी बात बता दी। राजा ने पंडित की समस्या को अपने मंत्रियों के सामने रखा और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने सलाह दी कि अगर पंडित की बात सही है तो ज़रूर उनकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जब पंडित जी किसी दूसरे राज्य में जाएंगे। अगर पंडित किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु कैसे होगी? ये सलाह राजा को बहुत अच्छी लगी। इसीलिए राजा ने पंडित के लिए महल में रहने की व्यवस्था करवा दी। अब तो राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति पंडित से मिल नहीं सकता था, लेकिन खुद पंडित जी कहीं भी आ जा सकते थे, ताकि उन्हें ये ना लगे कि वो राजा की कैद में हैं। हालांकि पंडित जी तो डर के मारे खुद ही कहीं आते जाते नहीं थे। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नज़दीक आने लगा और वो दिन भी आ गया जब उनकी मृत्यु होनी थी। जिस दिन पंडित जी की मृत्यु होनी थी, उससे पिछली रात पंडित जी डर के मारे जल्दी ही सो गए, ताकि जल्दी से जल्दी वो रात और अगला दिन बीत जाए और उनकी मृत्यु टल जाए। लेकिन पंडित जी को नींद में चलने की बीमारी थी। इस बीमारी के बारे में वो खुद भी नहीं जानते थे। इसलिए पंडित जी राजा या किसी और से इस बीमारी के बारे में क्या कहते, तो फिर इलाज करवाने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब चूंकि पंडित जी अपनी मृत्यु को लेकर बहुत परेशान थे और नींद में चलने की बीमारी का दौरा अक्सर तभी पड़ता है जब ठीक से नींद नहीं आ रही होती। इसीलिए उसी रात पंडित जी को रात को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वो उठे और राजा के महल से निकलकर अस्तबल में आ गए। अब चूंकि पंडित जी राजा के खास मेहमान थे, इसीलिए किसी पहरेदार ने भी ना तो पंडित जी को रोका, ना ही उनसे कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर पंडित जी एक घोड़े पर सवार होकर नींद की बेहोशी में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे राज्य की सीमा में चले गए। इतना ही नहीं, वो दूसरे राज्य में राजा के महल में पहुंच गए। और हैरानी की बात तो ये थी कि उस दूसरे राजा के महल में भी किसी पहरेदार ने पंडित को नहीं रोका, ना ही कोई पूछताछ की, क्योंकि सभी पहरेदार रात के अंतिम प्रहर की गहरी नींद में थे। इसीलिए वो पंडित जी सीधे राजा के कक्ष के बाहर पहुंच गए। जैसे ही पंडित जी राजा के कक्ष में जाने लगे कि तभी राजा की नींद खुल गई और अपने कक्ष में पंडित को देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया। पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित जी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो दूसरे राज्य में और सीधे ही राजा के कक्ष में कैसे पहुंच गए। लेकिन पंडित जी की सुनने वाला कौन था? राजा ने पंडित को राज दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। कुछ समय के बाद राजा का दरबार लगा। जब राजा ने पंडित को देखा तो पंडित को देखते ही राजा को इतना क्रोध आया कि उन्होंने पंडित को फांसी पर चढ़ाने का फरमान सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित डर गए। फिर भी हिम्मत करके पंडित जी ने कहा, महाराज, मैं नहीं जानता मैं इस राज्य में कैसे पहुंच गया। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं आपके कक्ष में कैसे आ गया और आपके राज्य के किसी भी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और होने जा रही है। अब राजा को ये बात थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी? तुम क्या कहना चाहते हो? राजा के सवाल के जवाब में
पंडित जी ने पिछले 6 महीनों की कहानी सुना दी और कहा, महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस कैसे हो सकता है कि वो राजा की उपस्थिति में, राजा के कक्ष में बिना राजा की इजाज़त के आ जाए। ये तो महाराज सरासर आत्महत्या ही होगी, और मैं दूसरे राज्य से इस राज्य में आत्महत्या करने क्यों आऊँगा। राजा को पंडित की ये बात थोड़ी सही लगी, लेकिन राजा ने सोचा शायद ये पंडित मृत्यु से बचने के लिए ही काल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसीलिए उन्होंने पंडित से कहा, अगर तुम्हारी बात सच है और आज तुम्हारी मौत का दिन है, जैसा कि काल ने तुमसे बोला था, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन अगर तुम झूठ कह रहे हो तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। अब चूंकि पड़ोसी राज्य का राजा उस राजा का मित्र था, इसीलिए राजा ने तुरंत कुछ सिपाहियों के साथ अपने मित्र राजा के पास पत्र भेजा और पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक लौटे और उन्होंने आकर कहा, महाराज, ये पंडित जो कह रहा है ये सच है। दूसरे राज्य के राजा ने ही अपने महल में पंडित के रहने की व्यवस्था की थी और पिछले 6 महीने से ये पंडित राजा का मेहमान था। कल रात राजा स्वयं इनसे अंतिम बार इनके शयन कक्ष में मिले थे और उसके बाद ये इस राज्य में कैसे पहुंच गए, इसकी जानकारी वहां पर भी किसी को नहीं है। इसीलिए राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा दिए जाना ठीक नहीं था। अब राजा के लिए एक समस्या आ गई। चूंकि राजा ने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी, इसलिए अब अगर पंडित को फांसी ना दी गई तो राजा के कथन का अपमान होगा, और अगर पंडित को सजा दी गई तो पंडित जी की बेवजह मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपनी इस समस्या का जिक्र अपने मंत्रियों से किया और मंत्रियों ने आपस में चर्चा करके सुझाव दिया, महाराज, आप इन पंडित जी को कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दें। इससे आपका वचन का मान भी रहेगा और सूत के धागे से लगी फांसी से पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी, जिससे कि पंडित जी के प्राण बच जाएंगे। राजा को ये विचार बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ऐसा ही किया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे का फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित जी को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी खुश थे कि ना तो पंडित जी की मौत होगी, ना ही राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित जी को भी विश्वास था कि सूत के धागे से उनकी मृत्यु नहीं होगी, इसीलिए पंडित जी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार हो गए, जैसा कि काल ने उनसे कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले धागे ने अपना काम कर दिया। पंडित जी के गले की नस धागे की वजह से कट चुकी थी और पंडित जी की मौत हो गई। देखते ही देखते कुछ ही पलों में पंडित जी का शरीर शांत हो गया। सभी लोग हैरानी से पंडित जी को देख रहे थे। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि एक कमज़ोर से सूत के धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है। लेकिन मृत्यु तो हो चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना था वो होकर ही रहा। साथ संगत जी, ये जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है। मृत्यु के लिए हम चाहे जितनी भी सावधानियां बरतें या चाहे जितने भी उपाय कर लें, लेकिन हमारी मृत्यु का ताना बाना पहले से ही निश्चित है, जिसे हम रत्ती भर भी इधर उधर नहीं कर सकते, जिसे हम बदल नहीं सकते। इसीलिए तो ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। और यही बात उन पंडित जी पर भी लागू होती है। अगर पंडित जी ने काल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो 6 महीने तक वो पंडित राजा के महल में कैद होकर हर रोज़ डर डर कर जीने की बजाय अपनी ज़्यादा बेहतर जिंदगी जीते। इसीलिए प्रकृति ने जो भी कुछ बनाया है, उसे जैसा बनाया है, वो सभी कुछ किसी न किसी कारण से वैसा बना है, और उसके वैसा होने पर सवाल उठाना गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति, वस्तु या स्थिति का संबंध किसी न किसी घटना से है जिसे घटित होना है। साथ संगत जी, मृत्यु तो एक दिन सभी की होनी है। ईश्वर ने, इस निरंकार दातार ने हमें जो ये खूबसूरत जीवन बख्शा है, ये जीवन
हमें हंसी खुशी बिताना चाहिए। अपने जीवन का भरपूर आनंद लें, अच्छे कर्म करें, सेवा सिमरन सत्संग करें और मृत्यु के बारे में सोचकर अपनी ज़िंदगी खराब ना करें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।